in writing module. Task 1 and task 2. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसकी ड्यूरेशन बताऊंगा। ड्यूरेशन होगी इसकी टोटल 1 आवर। ठीक है गाइस, 1 आवर इसकी ड्यूरेशन होगी एंड 20 मिनट्स will contain task 1 and 40 minutes will contain task 2। इतना क्लियर गाइस? ठीक है। उसके बाद अब एक चीज ये है कि हमें ये जानना है कि टास्क 1 हमारे लिए क्यों नेसेसरी है और टास्क 2 क्यों नेसेसरी है। टास्क 2 जो हमारा होता है वो 6 बैंड्स कैरी करता है। कितने बैंड्स कैरी करते हैं? 6 बैंड। और जो रेस्ट ऑफ द बैंड्स होते हैं, आई मीन रेस्ट ऑफ द बैंड जो होंगे देयर विल बी 3 बैंड्स। ठीक है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल या सिग्निफिकेंट जो टास्क है इट वुड बी टास्क 2। ठीक है। ओके गाइस, इफ यू वांट टू स्पीक ड्यूरिंग माय लेक्चर यू मे। ठीक है। बट बोलने से पहले फर्स्ट यू विल हैव टू रेज योर हैंड। ओके। ठीक है। अब क्या होगा, टास्क 2 में हमारा जो ड्यूरेशन होगी 40 मिनट्स होगी। 40 मिनट्स में हमने क्या कवर करना है वो देखेंगे। अब एक चीज ये है, जो टास्क 1 है, टास्क 1 में हमारे पास देयर विल बी 7 to 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट वी विल फेस इन आवर एग्जाम्स। ठीक है। एग्जाम्स में हम तकरीबन 7 से 8 तरह के सवाल को फेस करेंगे टास्क 1 में। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हमारा बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, टेबल्स हो सकते हैं, उसके बाद कोई किसी भी चीज का प्रोसीजर हो सकता है। ठीक है। इस तरह के हमारे तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद टास्क 2 में क्या होगा, ये जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद जो है हम फर्दर डिटेल्ड एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सॉरी, अब टास्क 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और टास्क 2 में हमारे होते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस। मेनली हमारे 3 से 4 टाइप्स के आते हैं, होते 5 है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं इसकी टास्क 2 की, टास्क 2 में हमारे पास होते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके बाद डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, उसके बाद जस्ट ओपिनियन भी होता है। ठीक है। उसके बाद आप उसके वो बता सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके बाद अग्री, डिसअग्री, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं टास्क 2 में। अब हमने करना क्या है टास्क 1 में? टास्क 1 में जो हम फेस करेंगे इनका आपको एक फॉर्मेट मैं बता दूंगा, आपने किस फॉर्मेट में और कितनी वो पैराग्राफ्स में इसको जॉट डाउन करना है, आई मीन राइट डाउन करना है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं टास्क 1 से। इतना क्लियर हो गया कि टास्क 1 में कितना वो टाइम होता है? 20 मिनट्स होते हैं। ठीक है। अब 20 मिनट्स में हमने एक चीज ये करनी है, टास्क 1 में जो मेजर चीज हमारी ये है कि हमने किस टाइप के जो लेक्सिकल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करना है। अब इसे पता है किसी को लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं? लेक्सिकल रिसोर्सेज बेसिकली हमारी वोकैब होती है कि हमने किस तरह के वोकैब को यूटिलाइज करना है, किस तरह के वोकैब को स्टडी करना है या राइट करना है। ठीक है। जाहिर सी बात है, जो भी हमें प्रॉम्प्ट दिया जाएगा हमें उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग उसको लिखना है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर लाइन ग्राफ आ जाता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो लेक्सिकल रिसोर्सेज है वी मस्ट हैव टू नो अबाउट दैट। हमें उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। अगर हमारे पास सपोज बार ग्राफ आ जाता है तो बार ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और साथ में वो कैब होनी चाहिए। ठीक है। अब उस टास्क 1 आपको बताने लगा था। अब जो टास्क 1 है, टास्क 1 को करने का तरीकाकार क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी करते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग पता है? या हमने वर्ड्स को रिप्लेस करना होता है सिनोनिम्स में। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप अपनी वर्डिंग में सेम सेंस को कन्वे कर सकें, अपनी वर्डिंग में सेम सेंस को कन्वे कर सके। एक होता है जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं कि
many people spend their money on various events। ठीक है, अब मैंने जस्ट इसको सिंपली लिख दिया। अब इसका क्या कर सकेंगे, अब इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड जैसा कि आपको बताया कि जस्ट आपने पैराफ्रेजिंग करनी है नॉर्मली। सेकंड, आप पैराफ्रेजिंग नहीं करेंगे, आप वर्डिंग को चेंज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा लेकिन हमारा मीनिंग टोटली चेंज होगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ अगर इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ लाइक सिनोनिम्स करूंगा, मैंने की जगह मैं फ्यू लिख सकता हूँ, पीपल की जगह मैं यहाँ पे फोक लिख सकता हूँ, सॉरी फॉक्स लिख सकता हूँ, लोकल्स लिख सकता हूँ, उसके बाद इंडिविजुअल्स लिख सकता हूँ, मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब उसके साथ में क्या करूंगा, स्पेंड को मोस्टली हम स्पेंड ही रहने देते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट भी होता है इसका वर्ड, ठीक है, इन्वेस्ट भी होता है, स्पेंड भी। उसके बाद दे तो एज इट रहेगा, मनी मनी भी हम पैसा लगा ले, रुपीज लगा ले, व्हाट्सएवर यू वांट टू यूज। ठीक है, उसके बाद वेरियस डिफरेंट इवेंट्स जो मोमेंट्स होते हैं, अब मोमेंट्स भी कह सकते हैं, इवेंट्स से मुराद के लम्हा बा लम्हा कोई भी चीजें आती रहती हैं। ठीक है, अब एक तो चीज ये हो गया। अब सिनोनिम्स को जब हम चेंज करते हैं उसमें प्रॉब्लम हम एक फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं हम, हमें समटाइम्स वर्ड के जो कंटेक्चुअल मीनिंग होती है, कॉनोटेशन डिनोटेशंस पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, कॉनोटेशन मीनिंग और डिनोटेशन मीनिंग, डिनोटेशन मींस डिक्शनरी और कॉनोटेशन मींस कंटेक्चुअल और एक्चुअल मीनिंग। अब होता क्या है, समटाइम्स हम वर्ड को रिप्लेस तो कर देते हैं बट हमें पता नहीं होता कि यहां पर ये वर्ड सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, इट मैटर्स, बट हम इसके ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं देते, इसके ऊपर फोकस नहीं करते, बस ठीक है हम इसको वो पैराफ्रेज कर रहे हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, हमें कंटेक्चुअल मीनिंग का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, एक वर्ड लिखता हूं यहां पर स्नेक, क्या लिखा, स्नेक। अब इसका मैं कहता हूं कि आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। अब इसका मीनिंग क्या ले रहे हैं, मींस उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे ना, द थिंग दैट इज क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, मतलब एक ऐसी चीज जो उसके ऊपर फ्लोर के ऊपर क्या कर रही है, क्रॉलिंग कर रही है, अभी खुद को सीट कर चल रही है, यही अपीयरेंस आएगी ना। अगर मैं कहूं व्हाट्स योर नेम, आर्यन, एग्जांपल दे दूं आपके ऊपर इफ यू डोंट माइंड। अगर मैं बोलूं आर्यन समटाइम्स बिहेव्स लाइक अ स्नेक, अब यहां पर स्नेक सेम वर्ड है, ठीक है, क्या है, सेम वर्ड, बट कंटेक्चुअल मीनिंग उसका चेंज हो गया। पहले में अपीयरेंस की बात हो रही थी, सेकंड वाले में क्या हो गया, बिहेवियर। तो ये चीज बेसिकली आपको ये एग्जांपल देने का पर्पस ये था कि आपको इसका मतलब पता हो कि हमने जस्ट पैराफ्रेजिंग ही नहीं करनी, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर गाइस, ओके। अब हम इसमें एक चीज देखते हैं, फर्स्ट थिंग हमारी जो होगी वो पैराफ्रेजिंग होगी, सेकंड वन हमारी होगी ओवरऑल। अब ओवरऑल में क्या होता है, ओवरऑल में मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक लाइन ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 0.5 1 1.5 2 2.5 3.5, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। अब लाइन ग्राफ यहां से ये जा रहा है, ठीक है, ये यहां से यूं जा रहा है, ये वाला यहां से जस्ट फिर यूं आ गया, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें मैं यहां पर लिख देता हूं कि स्पेंड मनी, स्पेंडिंग मनी, ठीक है। अब स्पेंडिंग मनी यहां पे मैं लिख देता हूं लाइक ये 1 2 3 है मेरे पास लाइंस, एक मैं लिख देता हूं पाक, सेकंड वन वुड बी इंडिया एंड थर्ड वन वुड बी यूएसए, ठीक है, ये तीन है। अब होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ये ओवरऑल सारा लिख देंगे, ओवरऑल के अंदर, ओवरऑल में हमने टोटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी होती है। यू मस्ट नो दिस थिंग मैन, आई मीन स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको ये चीज लाजमी पता होनी चाहिए कि ओवरऑल में हम सारी इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं करते हैं।
We are not supposed to convey each and everything about our task one in overall. सेकेंड थिंग हमने क्या करनी है, इसमें अगर हमने ओवरऑल बताना है, ओवरऑल आप या तो सबसे ज्यादा राइजिंग या फॉलिंग बता सकते हैं या मिडल वन, दैट्स इट। कि भाई अगर सपोज पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने 8% या 9% जो है वो इंक्रीज किया है, इसको बता दें। इंडिया ने अगर सपोज उसकी फॉलिंग हुई है, ठीक है, अब उसकी फॉलिंग बता दें, दैट्स इनफ। अगर आपके पास 3 है तो इन 2 चीजों को बता दो। ओवरऑल में हमने क्या कैसे बताना है ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन हम अपने नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ्स में देंगे। देयर विल बी 2 बॉडी पैराग्राफ्स इन आवर टास्क 1। इट्स अप टू यू, आइदर यू कैन मेक 3 और 2। इफ यू थिंक आपकी वो like vocab or lexical sources are great, then guys you would be able to write 3 body paragraphs in part 1, I mean task 1, ठीक है। इसी तरीके से जब मोस्ट स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हमने ये जो है हमारा स्पेंडिंग टाइम, मिसाल के तौर पर जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हमने ओवरऑल में बॉडी 1 में बॉडी 2 में कैसे लिखना है। अगर सपोज मेरे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है 3 की, पाक, इंडिया और यूएसए की, अब पाकिस्तान के बारे में बताऊं, इंडिया के बारे में बताऊं या मैं बताऊं यूएसए के बारे में, ऐसे ही है ना। यही कंफ्यूजन होती है हमें कि हमने पहले किसको लिखना है या इंफॉर्मेशन देनी है तो किस अंदाज में देकर 3 बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं तो कैसे बनाए, 2 बनाने हैं तो कैसे बनाए। ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे हमारे पास मोस्टली 4, 5, 6 इतने कंट्रीज की इंफॉर्मेशन होती है। अब बॉडी 1 में आप क्या करेंगे, बॉडी 1 में अगर सपोज आप लोगों के पास 5 है तो कोई भी कंट्रीज हैं या 5 थिंग्स हैं या 5 फैक्टर्स हैं आप लोगों के पास, अब उनमें से जस्ट 2 को एक्सप्लेन कर दो, फर्स्ट 2 को, और सेकंड बॉडी पैराग्राफ्स में जो रेस्ट ऑफ द 3 हमारे होंगे उनको एक्सप्लेन कर दे। एक हमारा मेथड ये होगा। दूसरा मेथड हमारा होगा कि आप इनको मर्ज करके लिखें, इंटरसेक्ट करके लिखें। मींस कि आप पहले पाक इंडिया इसमें 2 और अगर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड को ऐड ऑन करें तो हम क्या करेंगे, पाक को ले लेंगे जो सबसे हाई है, उसके बाद हम सबसे डाउन वाले को ले लेंगे। बात समझ आ रही है, सबसे हाई सबसे डाउन वाले को, ये दो हम कंट्रीज लेंगे। उसके बाद जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ हमारा बॉडी पैराग्राफ होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर हो गया। टास्क 1 ये हो गया। आप लोगों को ग्रामर वो बाद में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी ग्रामर इस्तेमाल होगी, ठीक है, और किन किन चीजों से हमने अवॉइड करना है। अब टास्क 2 उसको रेज कर दो। ओके, अब टास्क 2 है। टास्क 2 को हम किस तरीके से इलैबोरेट करते हैं वो देखेंगे हम। अच्छा जी, अब टास्क 2 क्या है। टास्क 2 जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइटिंग अगर मॉड्यूल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क 2 है, क्योंकि ये ज्यादा बैंड्स को कैरी करता है, ठीक है। अब उसमें हमने क्या देखना है, टास्क 2 में फर्स्ट हम इसका फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट क्या है, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके 2 से 3 तरीके हैं, वो आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है या जो सबसे ज्यादा आप यूं कह लें कि वो एडमायरेबल है वो आप लोगों को बताऊंगा मैं। अब क्या है, इसका जो फॉर्मेट होगा हमारे पास, फर्स्ट हमने कितने 3 या 4 या 5 ये पैराग्राफ्स बनाने हैं। 3 अगर बनाएंगे तो हमने 3 बॉडी पैराग्राफ्स उसके अंदर ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। सॉरी, वो टास्क 1 में आपको वर्ड्स मैंने बताए नहीं। अगर टास्क 1 में जो हम वर्ड्स लिखेंगे वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आइल्स की वो होंगे हमारे 150। कितने होंगे, 150। लेकिन आप लोगों ने मोर देन 150 लिखने हैं। मोर देन 150 से मुराद आप लिख सकते हैं 180 to 190, ठीक है। इससे कम नहीं लिखने आप लोगों ने। और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने टाइम की मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। अब टास्क 2 की तरफ आ रहा था मैं। टास्क 2 में हमने सेम चीज करनी है, पैराफ्रेजिंग करनी है,
ठीक है। पैराफ्रेजिंग के बाद जो सेकंड थिंग हम करेंगे अपने इंट्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं, चले आपको मजीद आसान कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन में हम दो चीजें होंगी। कितनी चीजें होंगी? दो चीजें होंगी। एक हमारा बॉडी पैराग्राफ होगा, दूसरा हमारा होगा थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कोई जानता है? रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन, मीन्स जो क्वेश्चन है उसका आपने आंसर देना। जी, यस। लेकिन हर किसी थीसिस स्टेटमेंट हम ये नहीं लिख सकते हैं कि आई विल डिस्कस बोथ पैराग्राफ्स इन बोथ व्यूज इन द कमिंग पैराग्राफ्स, या आई विल डिस्कस माय ओपिनियन इन द कमिंग पैराग्राफ्स। ठीक है, ये आपके बैंड्स को जो है ना वो लो करेगा। लो किस अंदाज में करेगा? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना तो हमने आंसर देना है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, मींस जो प्रॉम्प्ट आपको प्रोवाइड किया गया है या आपके क्वेश्चन शीट पर है, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। अगर जस्ट एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जैसे कि हमने पहले एक स्टेटमेंट लिखी थी, उसको मैं लिखता हूँ कि आई विल डिस्कस बोथ व्यूज एंड विल गिव my own opinion in the coming paragraph, for example। क्या आपको थीसिस स्टेटमेंट में कोई आंसर मिला? अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ये कहती हैं कि आप लोगों ने स्किल्स के साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों का ये व्यू है या कुछ लोगों का ये बिलीव है कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने जस्ट नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, आप प्रैक्टिकल की तरफ ना जाएं, स्किल्स की तरफ ना जाएं। तो क्या आपको लगता है कि ये थीसिस स्टेटमेंट करेक्ट है? थीसिस स्टेटमेंट का एक्चुअल में मीनिंग ये होता है कि आपने रिस्पॉन्ड करना है। बात समझ आ रही है? थीसिस स्टेटमेंट का बेसिक पर्पस क्या है कि आपने जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसको रिस्पॉन्ड करना है। अब जो रिस्पॉन्ड करना है तो इस तरीके से तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे पूछें कि आपका नाम क्या है, मैं आपको बोलूं कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, आने वाली जब बातें हम करेंगे तब बताऊंगा। बात समझ आ रही है? तो कितना और सा या ऑकवर्ड सा फील होगा कि मैंने नाम पूछा, नाम बाद में बताने की क्या जरूरत है भाई। अब जो मेरा पर्पज है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि यूनिवर्सिटीज की, अब मैं कहता हूं कि भाई मैं अग्री करता हूं इस बात से, यहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई विल डिस्कस माय ओपिनियन और माय पर्सपेक्टिव और माय पॉइंट ऑफ व्यू इन द कमिंग पैराग्राफ्स, ऐसा तो कभी नहीं कहूंगा मैं ये बोलूंगा कि भाई आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट यूनिवर्सिटीज मस्ट बी व्हाटसोएवर गो ऑन, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, अब क्या होगा, उससे मैं उसको एक आइडिया दे दूंगा। क्या दे दूंगा? आइडिया दे दूंगा। अब उस आइडिया से पता चलेगा, जो एग्जामिनर होगा उसको पता होगा कि भाई ये बंदा ये बात को कन्वे करने जा रहा है आगे वाले पैराग्राफ्स में। अब अगर मैं इतना लिख दूं आई विल डिस्कस बोथ व्यूज एंड विल गिव माय ओन ओपिनियन, तो कोई भी दुनिया के जितना मर्जी एक्सपर्ट एग्जामिनर हो उसको नहीं पता चलेगा कि भाई ये बंदा क्या लिखने जा रहा है। अगर आप छोटा सा हिंट या एक आइडिया यहां पर कन्वे कर देते हैं, आई बिलीव और नॉट फॉरवर्ड, जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है, तो एग्जामिनर वहां से जज कर देगा कि आने वाले पैराग्राफ्स में ये जो कैंडिडेट है ये इस चीज को एक्सप्लोर करेगा। क्लियर हो गया? तो हमने जस्ट इसको नॉर्मली नहीं लिखना, इसके पीछे एक रीजन है, वो आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों नहीं लिखना। वैसे काफी मैंने इलेबोरेट किया, आपको बताया कि इसका पर्पस क्या है। जस्ट इतना लिखेंगे तो काफी हमारा जो ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये गलत नहीं है, ये भी है ठीक, बट ये जो है ये आपके 6, 6.5 और 5.5 तक ही रखेगा आपको मोस्टली, इससे ज्यादा आपको अबव नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप अपना प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यहां पे बात करते हैं पैराफ्रेज और थीसिस स्टेटमेंट। अब इसमें भी दो चीजें हैं। कुछ इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप थीसिस स्टेटमेंट को पहले लिखो, थीसिस स्टेटमेंट को पहले लिखो। क्यों?
क्योंकि उसका इम्पैक्ट अच्छा आता है उसके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। कभी उसको पता होता है कि ये बंदा है, इसको A to Z ईच एंड एवरीथिंग इसका पता, डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा है। किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इररेलेवेंट बातों को पढ़े या इररेलेवेंट बात करे, ठीक है। अब एक मेथड तो ये, वैसे मोस्टली इसी चीज को एडमायर किया जाता है कि पहले आप पैराफ्रेजिंग कर लें, और पैराफ्रेजिंग के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। फर्स्ट वन आपको मैंने बताया कि आप लोगों ने जिस वो मीनिंग्स चेंज करने हैं, सेंटेंस वैसा ही रहेगा। सेकंड मेथड ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में सेम मैसेज को कन्वे करना है, मीन सेम जो थिंग है वो उसका कॉन्टेक्सुअल मीनिंग जो है वो एज इट रहे, अपनी वर्डिंग में उसको लिख दें। क्लियर हो गया। अब सेकंड जो है हमने लिखने हैं बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। बीपी मींस बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ्स आप लोग 2 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं। मोस्टली अगर जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल खुद को एवरेज कंसीडर करते हैं, वो कोशिश करें 2 लिखें, और जिनकी वोकैब, लेक्सिकल रिसोर्सेज, कोहेरेंस एंड कोहेरेंट, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग अगर परफेक्ट है तो वो 3 लिखें। क्लियर। अब BP1 में आप लोगों ने क्या करना है, BP1 में हमने 3 चीजें लिखनी है। कितनी? 3। फर्स्ट थिंग हमारी होगी वो टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, आप इसे भी जानते हैं? थैंक यू। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? अरे पता है तो बताओ तो सही। और प्योर। चलें, टॉपिक सेंटेंस बेसिकली ऐसा सेंटेंस होता है जिसको हमने फर्दर ड्रैग करना होता है। ड्रैग से मुराद कि उसी चीज को आगे हमने एक्सप्लेन करना होता है। जो आपका आइडिया है आप उस आइडिया को कन्वे करो फर्स्टली, ठीक है। मींस जैसा कि उन्होंने हमें प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट में हमें क्लियर कट स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है। हमने जो टॉपिक सेंटेंस लिखना है मींस ये कि अगर उस टॉपिक से हटकर कोई भी बात होगी वो इररेलेवेंट होगी। हमने जो भी बात कन्वे करनी है, ये जो भी चीज एक्सप्लोर करनी है, ये जो भी हमने लिखना है वो चीज टू द पॉइंट हो, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हो जो हम अपने आइडियाज को डिलीवर कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग ये होगी हमारी। इसी के अंदर जो हमारी सेकंड थिंग होगी, सेकंड थिंग हमारी होगी हमने क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हमने क्या दिया, टॉपिक सेंटेंस दिया, ठीक है। सेकंड हमने क्या करना है, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। अब कुछ क्या करते हैं, कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाके खुद से ही आइडियाज को इमेजिन करते हैं, क्रिएट करते हैं और लिख देते हैं। ऐसे कभी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में नहीं लिखे जाते हैं। ऐसे जो होते हैं वो हमारे फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। बात समझ आ रही है गाइस? तो इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है। अब क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से इस चीज को, जो चीज आप बता रहे हैं ना, अगर मिसाल के तौर पर मैं एक चीज कन्वे कर रहा हूं, उसकी इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना मेरे पास। अगर सपोज मैं आपको सिंपल ये बता दूं, ये राइटिंग टास्क है, राइटिंग टास्क में आप लोगों ने ऐसे लिखना होता है और फिर प्रॉम्प्ट आपको दी जाएगी तो आप लोगों ने उसको लिख देना है, दैट्स इट। क्या इससे आप लोगों को कोई चीज समझ में आएगी? ये टॉपिक सेंटेंस तो हो गया। राइटिंग मॉड्यूल है आइल्स में हमारा, उसमें 2 टास्क हैं, ये तो मुझे पता चल गया। अब इसकी इंफॉर्मेशन जब तक आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा या आप नहीं लिखेंगे या मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो इसी तरीके से जो भी हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा, टॉपिक सेंटेंस को हमने एक्सप्लेन करना है अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड थिंग हम करेंगे इसी के अंदर, मींस BP1 में हम क्या करेंगे, टॉपिक सेंटेंस। सेकंड हमारी क्या होगी, एक्सप्लेनेशन। थर्ड वन हमारी होगी इंस्टेंस, मींस कोई एग्जांपल जो हमने देनी है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल, जो भी हम एग्जांपल देना चाहें, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो होती है, अब एग्जाम्पल भी मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनके स्कोर्स डाउन होते हैं, ड्रॉबैक होता है। वो क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक स्टूडेंट्स का यही है कि वो खुद से ये जो हमारी एग्जाम्पल्स होती हैं इनको खुद से लिखना शुरू कर देते हैं, खुद से बनाना शुरू कर देते हैं। मोस्टली जब हम नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हमने खुद से ही आइडिया देकर तो एग्जाम्पल दे देते हैं।
लेकिन एसेज में ऐसा नहीं होता है। एसेज में ये चीज काउंट की जाती है कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन है, क्या आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये रियलिटी बेस्ड है या जस्ट आपको इमेजिनेशंस में आ रही है या आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में है। बात समझ आ रही। BP1 में आप लोगों ने 3 चीजें लिखनी है, टॉपिक सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन मींस एक्सप्लेन उसको करना टॉपिक को, फिर उसके बाद एक एग्जांपल देनी है जो कि उसी चीज से रेलेवेंट होगी और वो रियलिटी बेस्ड होगी। जैसा कि हमने वो एक स्टेटमेंट पढ़ी यूनिवर्सिटीज वाली, अगर मैं कह दूं जी यूनिवर्सिटीज तो ऐसा नहीं करती हैं, यूनिवर्सिटीज तो बस ये ही चाहती हैं कि इनको पढ़ा, अब यूनिवर्सिटीज तो नहीं चाहती ना भाई। बात समझ आ रही है। ये तो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, ये हमारी जो मेंटेलिटी लेवल है या हमारी जो थिंकिंग है या जो हम सोचते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जो आइडियोलॉजी है, अगर आइडियोलॉजी हमारी अच्छी होगी तो ही हम यूनिवर्सिटी को भी वही चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे ना। बात समझ आ रही है। अगर मिसाल के तौर पर हम में से तकरीबन हम 10 लोग तकरीबन बैठे हुए 10-12 लोग, अगर हमारे घर वाले कहें कि हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो हम यूनिवर्सिटी कैसे जा सकते हैं। मींस हमारी थिंकिंग मैटर करती है। अगर जिस मैं ये बात कर दूं वो हवा में तीर छोड़ दूं तो एग्जांपल्स उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं की जाती जब हम हाइपोथेटिकली इमेजिनेटिवली होकर बातों को कन्वे करते हैं। तो मेन चीज हमने ये करनी है, जो भी एग्जांपल हमने देनी है वो हमारी टू द पॉइंट और एक्यूरेट हो। मींस कोई भी एग्जाम्पल पढ़े तो उसको ये फील होना चाहिए कि भाई ये एग्जाम्पल रियलिटी बेस्ड है, ये एक जो वर्ल्डली ट्रूथ है हमारा कि ये इस टाइम दुनिया में ऐसा हो रहा है। ठीक है, टाइम देख रहे हैं, आर यू फीलिंग बोर्ड? ओके। इसी तरीके से हमारा BP2 होगा, क्या होगा? BP2 में भी हमने सेम ये जो हमने लिखा टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, द थर्ड वन थिंग वाज एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल थी ना तीसरी चीज, ये 3 चीजें हमने BP2 में लिख देनी है। ठीक है, अब यहां पर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहां पर आकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी हम कोशिश करेंगे फ्रॉम टुमारो और फ्रॉम आफ्टर टुमारो आई विल ट्राई टू डिलीवर माय लेक्चर बाय यूजिंग सम स्लाइड्स। ओके, तो अब क्या है, इसमें हमने एक चीज ये करनी है, BP में भी सेम चीजें ही होंगी हमारी। ठीक है, अब यहां पर आकर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई 2 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं या 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं। अब डिस्कस बोथ व्यूज और गिव योर ओन ओपिनियन, इसमें भी 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनते हैं, इजीली बन सकते हैं। ठीक है, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भाई हम 3 किस तरीके से बना सकते हैं। 3 वो बनाने के तरीकेकार ये है कि आप फर्स्ट व्यू को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में और थर्ड में आप अपना वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर दे। एक मेथड ये है। उसके बाद कुछ जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप अपना ओपिनियन जो है वो सेपरेटली कन्वे करें, बट कुछ इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि आप कंक्लूजन के अंदर ही अपना वो ओपिनियन जो है ना उसको एक्सप्रेस कर दें। ठीक है, दोनों मेथड सही हैं, दोनों अच्छा स्कोर करते हैं। इन दोनों में आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है, वो ये है कि आप लोगों का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज, ठीक है, कोहेरेंस एंड कोहेजन, ये परफेक्ट हो, आपको अच्छा स्कोर मिल जाता है। ठीक है, लास्ट वन हमारा आ जाता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या होता है, मोस्ट स्टूडेंट्स कंक्लूड क्या कर देते हैं, जस्ट ऊपर वाली जो स्टेटमेंट होती है उसी को दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ये हमारा कंक्लूजन नहीं होता है। कंक्लूजन बेसिकली ये होता है, जैसे हम एक समरी लिखते हैं ना, समरी से हमें पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि भाई इसके अंदर क्या बात की गई क्या नहीं है, थोड़ी सी बात से। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हमारा कंक्लूजन होता है इसमें भी यही सेम मेथड अप्लाई किया जाता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है जिससे हमें हर चीज का पता चल जाता है। अब हमने ये जो कंक्लूजन करना है कभी भी पैराफ्रेजिंग के साथ नहीं करना है। ठीक है, लाइक जो हमें प्रॉम्प्ट दी गई या जो स्टेटमेंट दी गई उसको पैराफ्रेज नहीं करना है कंक्लूजन में। अब उसको फर्दर कंसाइज कर लें, फर्दर समराइज करें, वो जो हमारा प्रॉम्प्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एक चीज ये करनी है कि उसके अंदर कंक्लूड करके एक और आइडिया, छोटा सा आइडिया डेवलप करना, लाइक उसको कन्वे करना है, उसको बताना है। बात समझ आ गई? ताकि उसको पता हो
कि इसके पास वास्ट नॉलेज है इस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर या पर्टिकुलर थिंग के ऊपर। क्लियर हो गया? ओके गाइस, आज के लिए आई थिंक इनफ होगा। अगर तो ग्रामर आप खुद को थोड़ा सा फ्रेश महसूस करते हैं तो ग्रामर भी बता देता हूँ आप लोगों को। हम इस तरह भी कर सकते हैं ना, BB1 में एडवांटेजेस लिखें जी, और अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज जी, डिसएडवांटेज है, और BP2 में एडवांटेज डिसएडवांटेजेस जी, और साथ में एग्जांपल एंड जी। फर्स्ट BB1 में एडवांटेज, सेकंड में डिसएडवांटेजेस और और थर्ड जो conclude- लैंग्वेज का अपना ओपिनियन एंड देन कंक्लूड। समटाइम्स जस्ट वो पूछा जाता है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जस्ट कन्वे करने हैं, उसमें ये नहीं होता कि आप अपना ओपिनियन कन्वे करें। ठीक है, और चलें यहाँ पर एक बात निकल आई, ठीक है, वो गैल्वनाइज हुई है, वो आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब तक आपसे ओपिनियन ना मांगा जाए, guys, you would not be supposed to convey your opinion ऑन द टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जस्ट आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछा गया है तो सिर्फ एडवांटेजेस बताने हैं और डिसएडवांटेजेस ही बताने हैं, उसमें अपने जो क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स को एरर करने की कोशिश नहीं करनी। लाइक अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, या हम कहते हैं ना कि फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव या अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस थिंग ब्ला 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 व्हाटसोएवर, जो भी है। ठीक है, हमने खुद से चीजों को ऐड ऑन नहीं करना है। ठीक है,